नई क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, आज दीपावली का पर्व है, तो मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, तैयारी को बेहतर करते रहिए और दीपावली के त्योहारों को बहुत ही अच्छे से मनाइए, एंजॉय कीजिए। और बच्चों, जो दीपावली का पर्व होता है वो हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा और प्रमुख पर्व माना जाता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हम सवाल सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 12वें सवाल से क्लास की शुरुआत करेंगे। तो इस 12वें सवाल को बच्चों हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो 12वां जो सवाल है बच्चों वो है, इसमें लिखा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई छात्रावास है, उसमें जो भी उसमें महीने का खर्च हो रहा है तो उसका एक भाग बच्चों नियत है, मतलब एक भाग निश्चित है कि वो तो सभी को देना ही पड़ेगा। इसके बाद तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो एक छात्रावास है, उसमें कोई छात्र भोजन करता है, रहता है, तो उसमें जब वो भोजन करता है तो भोजन करने में महीने का जो हिसाब है वो एक भाग उसका नियत है। चाहे आप 10 दिन भोजन करो, चाहे आप 20 दिन, कितना भी करो, लेकिन उसका एक भाग नियत है, वो सभी को देना पड़ेगा। चाहे उसने एक दिन भोजन किया हो, चाहे उसने 10 दिन, एक भाग जो नियत रहता है उसका मतलब होता है वो तो सभी को देना ही पड़ेगा। चाहे उसने एक दिन खाया हो, चाहे 10 दिन, चाहे एक महीने, चाहे 2 महीने, लेकिन एक महीने में जो उसका नियत व्यय है वो एक निश्चित है, वो सभी को देना पड़ेगा। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें बोला गया है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। तो बच्चों, इसमें एक भाग तो नियत है, वो सभी को देना पड़ेगा, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। अब बच्चों, इसमें 2 शर्तें दी गई हैं, उससे 2 समीकरण बनेंगे और हल करेंगे। और बाद में इसमें पूछा गया है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम नियत व्यय मान लेंगे सबसे पहले। तो हमें यहाँ पर मान लेंगे, माना नियत व्यय जो निश्चित है बच्चों, व्यय उसको हम x मान लेंगे, x रुपए। व्यय है तो रुपए में आएगा। और बच्चों, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है जो, उसको हम y मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रतिदिन के जो भोजन का मूल्य है उसको हम y मान लेंगे। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तथा प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है बच्चों उसको हम y रुपए मान लेंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो नियत व्यय है जो सभी को देना पड़ेगा, जो निश्चित है, वो x रुपए, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यदि कोई छात्र एक दिन भोजन करता है तो उसका y रुपए लगेगा, कोई छात्र 2 दिन भोजन करता है तो उसका 2y लगेगा। तो वो प्रतिदिन के हिसाब से अलग है। तो नियत व्यय x रुपए हो, प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य बच्चों वो y रुपए है। अब हम शर्त देखेंगे, उससे समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त। तो लिखेंगे पहली शर्त बच्चों। तो इसमें बोला गया है जब एक विद्यार्थी ए है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। तो 20 दिन के जो भोजन का खर्च है बच्चों वो 1000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 दिन का खर्च बराबर, इसमें दिया गया है 1000 रुपये। तो 20 दिन का जो खर्च दिया गया है बच्चों, वो 20 दिन जो भोजन करता है छात्र, कोई छात्र 20 दिन भोजन करता है तो उसका व्यय 1000। तो कहने का मतलब 20 दिन का जो खर्च है वो 1000 रुपये है। तो जब हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, वो 20 दिन भोजन कर रहा है, लेकिन बच्चों कोई भी छात्र कितने भी दिन भोजन करता है, लेकिन उसमें एक भाग तो उसका नियत है। तो नियत भाग है वो x, तो वो तो बच्चों सभी को देना पड़ेगा। चाहे कोई छात्र 2 दिन भोजन करे या 4 दिन भोजन करे या 25 दिन भोजन करे, लेकिन वो x रुपये तो उसको देने ही होंगे। तो यह तो हो गया नियत व्यय। अब वो 20 दिन भोजन कर रहा है तो यहाँ पर प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है, यदि कोई छात्र एक दिन भोजन करता है तो उसको y रुपये देने होंगे। यदि 2 दिन भोजन करता है तो 2y। तो वह 20 दिन भोजन करता है तो कितने रुपए उसको देने होंगे, 20y। तो यह 20 दिनों का कुल खर्च हो गया। प्रतिदिन के हिसाब से तो y रुपया लग रहा हो, उसने 20 दिन भोजन किया तो 20y लगेगा, लेकिन जो नियत व्यय है वो भी सभी को देना पड़ेगा। तो इसको जो नियत व्यय है वो तो x रुपया है, वो तो सभी को देना पड़ेगा।
उसका दिनों से कोई मतलब नहीं कि आपने 5 दिन भोजन किया, 4 दिन, वो तो सभी को देना पड़ेगा। इसके बाद वह 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन का 20y लगेगा। तो x प्लस 20y बराबर जो 1000 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लें। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त तो इसमें बोला गया है एक दूसरा छात्र है बी जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो 26 दिनों का खर्च दिया गया है। 26 दिनों का जो खर्च दिया गया है वो दिया गया है 1180 रुपये। तो 26 दिनों का जो खर्च दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 1180 रुपये। अब इसको हम समीकरण के रूप में कैसा लिखेंगे? तो यहाँ पर x रुपये तो सभी को देना होगा, क्योंकि यह तो एक नियत व्यय है, वो तो सभी को देना ही होगा। है क्या है? नियत व्यय है, वो सभी को देना होगा। तो x इसको भी देना होगा, लेकिन इसके बाद वह 26 दिन भोजन करता है तो उसको 26y रुपये और लगेंगे, क्योंकि x का दिनों से कोई मतलब नहीं है। आप भोजन करने गए, आपने कितने दिन भोजन किया, उससे कोई मतलब, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। प्लस में दिनों के हिसाब से अलग खर्च लगेगी। तो 26 दिन का खर्च हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180। तो यह बच्चों समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को हल करें तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को हम लेंगे तो पहला जो समीकरण है वो है x प्लस 20y बराबर 1000। यह समीकरण 1 है। और दूसरा जो समीकरण वो है x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण 2। तो पहला जो समीकरण है x प्लस 20y बराबर 1000, दूसरा जो समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180। अब इसको हल करेंगे तो दोनों जगह x बराबर है, मान भी बराबर है, तो दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। तो दोनों समीकरणों को घटाएंगे बच्चों तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस में। तो हम जब घटाएंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएंगे उनकी। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे सभी प्लस में थे तो अब सभी माइनस में हो गए। तो 20 में से 26 जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा, माइनस का 6y बचेगा। और यहाँ पर 1000 में से 1180 घटेगा तो यहाँ पर माइनस का 180 आएगा, क्योंकि 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 8 में से 0 गया तो 8 आएगा, 1 में से 0 गया 1। तो 1180 में से 1000 को घटाएंगे, इनका जो अंतर लेंगे तो 180 आएगा। घटेगा तो 1180 में से 1000 ही, लेकिन यहाँ पर यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो उत्तर आएगा वो माइनस में होगा। तो माइनस का 180 होगा। अब y बराबर निकालेंगे बच्चों तो माइनस का 180 बटे माइनस का 6, यह इसके नीचे जाएगा बटे में। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 का भाग बच्चों इसमें देंगे तो 6 3 18, तो है 30 आ जाएगा। तो यहाँ से जो y का मान निकल कर आ गया वो 30 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो y का मान है वो हम रख देंगे यहाँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखें। तो अब यहाँ पर y का मान जो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। तो x प्लस 20y बराबर 1000। तो यह समीकरण 1 है। इसमें हम y का मान रखेंगे, y की जो वैल्यू है वो 30 है। तो यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस 20y, y का जो मान है वो 30 है, तो बराबर में हो जाएगा 1000। यहाँ पर x प्लस इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 600 आ जाएगा बराबर 1000। अब x का मान निकालेंगे बच्चों तो है 1000 और 600 दूसरी तरफ जाएगा तो यह माइनस का 600 आएगा। 1000 जो है इसमें से हम 600 को घटाएंगे तो 400 बचेगा, क्योंकि 600 को दूसरी तरफ ले गए तो यह माइनस का हो गया। तो 1000 में से 600 गया तो यह 400 हो गया। तो अब उसमें पूछा था कि नियत व्यय क्या होगा। तो बच्चों नियत व्यय को हमने x माना था और जिसका मान 400 आया तो जो निश्चित व्यय हो गया वो 400 रुपये हो गया। और जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है
वो बच्चों 30 रुपये हो जाए। तो यही हमसे इसमें पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का। तो जो नियत व्यय जो निश्चित है वो 400 रुपये है और जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वो 30 रुपये। तो इस तरह से बच्चों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। यह एक कठिन प्रश्नावली थी बच्चों, इसीलिए मैं एक क्लास में या एक वीडियो में 2 या अधिकतम 3 सवाल ले रहा हूँ। 2 या 3 सवाल सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब टोटल इसमें 16 सवाल, तो यह 12वां सवाल हल हुआ। अब इसको बच्चों हम हटा देते हैं। अब इसको हम हटाएं तो होगा क्या, अब 13वां सवाल हम हल करेंगे। 13वां सवाल, तो बच्चों 13वें सवाल को पढ़ते हैं। 13वां सवाल क्या है? तो 13वां सवाल है बच्चों, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें यश ने 40 अंक अर्जित किए। कब अर्जित किए? जब उसे सही उत्तर के 3 अंक मिलते हों और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते। कोई छात्र है जो पेपर देता है, यश है, तो उसको 40 अंक मिलते हो। कब मिलते हैं? जब सही उत्तर हमें देने पर, जब हम किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो हमें 3 अंक मिलते हैं, और यदि कोई गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक काट लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको 40 नंबर प्राप्त होते हैं। यदि फिर दूसरी जो शर्त बोली गई उसमें बोला गया है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए जाए। सही क्वेश्चन पर 4 अंक मिलेंगे और उत्तर जो सवाल है उसका उत्तर गलत देने पर 2 अंक काट लिए जाएंगे, तो इसको 50 अंक मिलते हैं। तो 2 शर्तें दी गई। बाद में पूछा गया है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो इससे बच्चों यह बात साफ हो रही है कि कोई छात्र टेस्ट दे रहा है, उसमें कुल प्रश्न होंगे, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें वो कुछ प्रश्नों का सही उत्तर, कुछ जो प्रश्न है उनका सही उत्तर दे रहा होगा और कुछ प्रश्नों का वो गलत उत्तर दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि सही प्रश्न बराबर कि उसने कितने प्रश्न जो है वो सही हल किए और कितने प्रश्न जो है वो गलत किए। तो यहाँ पर हम सही और गलत प्रश्न मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे बच्चों, माना सही प्रश्न, सही प्रश्न हमने x मान लिए, तथा गलत प्रश्न y। तो गलत या सही का आशा है बच्चों, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि कोई पेपर में गलत दिया गया है, पेपर में सही दिया गया। ये वो क्वेश्चन है जो वो छात्र हल करता है। तो जितने छात्र, जितने जो उसमें क्वेश्चन है, तो छात्र उन क्वेश्चनों में जो सही क्वेश्चन करता है वो x है और जो गलत क्वेश्चन है वो y। कहने का मतलब है वो छात्र जितने क्वेश्चनों का सही जवाब देता है तो वो क्वेश्चन है x, और जितने प्रश्नों का वो गलत जवाब देता है वो है y। तो यह हो गई सही प्रश्नों की संख्या कि कोई छात्र पेपर में कितने प्रश्न सही हल करता है। तो x प्रश्न सही हल करता है, y प्रश्न गलत हल करता है, उनका गलत जवाब देता है। तो अब यहाँ से हम पहली शर्त से पहला समीकरण बनाएं। तो यदि कोई छात्र सही प्रश्न है वो x हल कर रहा है और गलत y। अब देखते हैं बच्चों, पहला समीकरण बोला गया कि यश ने 40 अंक अर्जित किए। कब 40 अंक प्राप्त किए? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते। तो कोई छात्र यश है उसमें, तो वो सही प्रश्न उसने x हल किए। टोटल उसने जो भी उसको जो पेपर दिया गया था उसमें से उसने जो उत्तर दिए सही प्रश्नों का, या उसमें से जो उसके सवाल सही निकले, तो वो है x। उसने जितने सही सवाल हल किए वो है x, और सही सवाल हल करने पर जिन प्रश्नों का उत्तर वो सही दे रहा है उनको x नंबर मिल रहा है। तो उसमें बोला गया है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, और उसने सही प्रश्नों का कितना उत्तर दिया? x। जो x है उतने उसने सही प्रश्न किए, बाकी प्रश्न गलत किए, और सही प्रश्न करने पर उसको 3 अंक मिल रहे हैं, और उसने कितने जो प्रश्न है वो सही हल किए वो x है और उस पर 3 अंक मिल रहे हैं। तो उसके जो टोटल अंक हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें कि कोई व्यक्ति 4 क्वेश्चन सही हल करता है, मतलब 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब देता है, और हर सही जवाब पर 3 अंक मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 4 प्रश्न हल किए या छात्र ने 4 प्रश्न हल किए, और हर सही प्रश्न का हर जो
सही प्रश्न उसका हो रहा है, या कहने का मतलब है किसी सवाल का वह सही उत्तर देता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं। तो उसने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो उसको कुल कितने नंबर मिलेंगे? तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको यह भी समझना होगा कि उसने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और हर सही उत्तर देने पर 3 नंबर मिल रहे हैं, तो उसको कुल अंक मिलेंगे वो 3x। तो यह तो हो गई सही प्रश्नों के उत्तर, लेकिन अब उसमें अंक कटते भी हैं। तो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो जितने वो गलत क्वेश्चन हल करता है उनमें हर क्वेश्चन पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो उसने गलत क्वेश्चन कितने हल किए? वाई। सभी पर एक एक क्वेश्चन काट लिया गया, तो एक एक जो नंबर है वो काट लिया गया, तो इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई। तो कहने का मतलब है जितने क्वेश्चन वो सही हल करता है उसमें हम 3 का गुणा करेंगे, और जितने क्वेश्चन वो गलत करता है उसमें हम 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि सही प्रश्न के हमें 3 नंबर मिल रहे हैं। तो जितने उसने सही प्रश्न हल किए उसमें 3 का गुणा करेंगे, और जितने उसने गलत प्रश्न हल किए उसमें हम 1 का गुणा करेंगे। जो नंबर मिल रहे हैं वो प्लस में होंगे और जो कट रहे हैं वो माइनस में। तो x क्वेश्चन सही हल किए तो 3 नंबर मिल रहे, 3x। y क्वेश्चन गलत किया उसका 1 नंबर कट रहा है तो 3x माइनस वाई, तब जाकर उसको 50 अंक मिलते हैं। तो यह समीकरण 1 हो जाएगा। तो इस भाषा को बच्चों समझना बहुत जरूरी है, समीकरण बनाना तो आसान। इसी तरह अब बोला गया है कि जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो वह x प्रश्न सही करता है तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 4x, क्योंकि अब सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिल रहे हैं। तो 4x होगा उसका कुल नंबर होंगे वो 4x होंगे, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो उसके जो नंबर है वो कटेंगे कितने? एक गलत प्रश्न पर y अंक काट लिए जाते हैं तो वह गलत प्रश्न है जो y है, और एक गलत प्रश्न पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो उसके कितने नंबर कटेंगे? 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पर हमें सही प्रश्न का जवाब देने पर 3 नंबर मिल रही थी, तो सही वाले प्रश्न में हमने 3 का गुणा कर दिया, और जो गलत है वो उसमें माइनस करेंगे। जितने नंबर कट रहे हैं उसका गुणा हम इसमें करेंगे, और जितने नंबर मिल रहे हैं वो इसमें करेंगे। तो दूसरे समीकरण में सही प्रश्न पर 4 नंबर मिल रहे हैं तो 4x हो जाएगा, और गलत पर 2 नंबर कट रही है तो 2y, 4x में से 2y घटा देंगे। तो अब जो उसको है, तो यहाँ पर उसने 40 अंक अर्जित किए, यहाँ पर 40 मिल रही है और यहाँ पर 50 अंक उसको मिल रही है। तो उसने यहाँ पर 40 अंक अर्जित किए और यहाँ पर उसने 50 अंक अर्जित किए। तो यह समीकरण 1 हो गया। शुरुआत में उसने 40 अंक अर्जित किए और बाद में 50। तो अब हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे वो निकालना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो इनको हम हल करेंगे। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे y में तो है 2y हो जाएगा, और यह भी 2y हो जाएगा, तो दोनों जगह y बराबर हो जाएगा। अब 2 का गुणा हम करेंगे 3 में तो 2 तिया 6x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा y में तो 2y हो जाएगा बराबर 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब इसको ऐसा ही लिखे रहेंगे, माइनस 2y बराबर 50। तो हमने बच्चों इसमें y बराबर कर दिया, दोनों जगह y बराबर हो जाएगा। अब इनके जो चिन्ह है वो भी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों को हम घटा देंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाए, तो यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का और यह माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y से 2y कट जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 80 में से 50 घटाएंगे तो 30 आएगा, 2 का भाग 30 में देंगे हम तो यह 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30, तो x बराबर 15 आ जाएगा। अब बच्चों हमें y का मान निकालना है, तो x के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, यहाँ पर हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, फिर यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो जो समीकरण 1 है वो है 3x माइनस वाई बराबर 40। तो जो समीकरण 1 है वो है 3x माइनस वाई बराबर 40, इसमें x की जगह हम 15 रखेंगे, 15 माइनस वाई बराबर 40, तो यह 15 45 हो जाएगा बच्चों। और यह जो 40 है इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, तो यह जो 40 है वो प्लस में हो, इस तरफ आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x का जो मान है वो 15 रखा, तो 15 45 हो जाएगा, और अब जो 40 है वो उस तरफ था, हम इस तरफ लाए पक्षांतर करके तो यह माइनस हो गया, और इस y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा।
तो y बराबर जो आएगा 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो x का मान निकल कर 15 आ गया, y का मान 5। इसका मतलब है उसने सही प्रश्नों का जो जवाब दिया वो 15 है और जो गलत प्रश्नों का जवाब दिया वो 5 है। तो जो भी उसका जो पेपर था उसमें से उसने 15 क्वेश्चन तो सही किए और 5 क्वेश्चन गलत किए। लेकिन अब इसमें हमसे पूछा गया है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल प्रश्न। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि सही प्रश्न हमारे 15 हैं और जो गलत प्रश्न है वो 5 है। उसने 15 क्वेश्चन तो सही हल किए और 5 क्वेश्चन गलत हल किए, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने किए उसने? 15 और 5 20। 15 सही किए और 5 गलत, लेकिन किए तो हैं, तो 15 और 5 20। तो जो कुल प्रश्न हो जाएंगे बच्चों वो 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से यह सवाल का उत्तर हो जाएगा और उम्मीद है बच्चों की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने इन 2 सवालों को हल किया। अब हमारे 3 सवाल और बचे हैं जो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। वो क्लास कितनी ही बड़ी हो जाए, लेकिन वो तीनों सवाल उसी क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक इसकी वैकल्पिक प्रश्नावली रह गई है। इसके बाद चौथे अध्याय को हम हल करना शुरू करेंगे। फिर वहां से जो हमारा कोर्स है वो स्पीड में आगे बढ़ेगा। तो ठीक है बच्चों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।